आज व्यू 360 में एड्स के आलमी दिन के मौके पर हमारा खुसूसी प्रोग्राम और बात करेंगे पाकिस्तान में HIV और एड्स से बचाव की कोशिशों और इसके मरीजों की जिंदगियों के बारे में। स्कूल में वो ज़्यादा दाखिला कराएं तो वो बोलते थे इसको ये है कि बाकी को भी लग जाएगी तो हम इसको नहीं दाखिला कर रहे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। दुनिया भर में एड्स के खिलाफ आगाही, उसके वायरस के लिए टेस्टिंग की सहूलतों तक रसाई में आसानी और HIV से मुतासरा अफराद के लिए दस्तयाब इलाज के बायस नए केसेस की तादाद में कमी वाक़ हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि इसका उल्ट हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एड्स का मर्ज मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बाकी दुनिया से सीखने और इस शोबे में होने वाली कामयाबियों को अपनाने में नाकाम रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में एड्स से मुतासरा 80% अफराद को ये मालूम ही नहीं होता कि उन्हें HIV का वायरस लाहक हो चुका है, लिहाजा वो एहतियात और इलाज की तरफ नहीं आते और इसके नतीजे में इस वायरस की दूसरों को मुंतकिली का बायस बनते हैं। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के दो बड़े सूबों में एड्स और HIV की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इसराइल हमास जंग पर अपडेट शामिल करते हैं, जहां इसराइल की अफवाज के मुताबिक गजा में हमास और इसराइल के दरमियान लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। IDF ने कहा है कि लड़ाई हमास की जानिब से आर्जी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और इसके इसराइल पर रॉकेट हमले के बाद शुरू की गई। IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि उसने गजा से होने वाले रॉकेट लॉन्च को कामयाबी से फ़ज़ा ही में तबाह कर दिया। गजा की हमास के ज़ेरे इंतज़ाम वजारत सेहत ने कहा है कि जुमे के रोज़ शुरू होने वाले हमलों के पहले घंटों में कम अज़ कम 32 अफराद हलाक हुए हैं। रॉकेट हमले की हमास की जानिब से फौरी तौर पर जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। इसराइल और हमास में लड़ाई की दोबारा शुरुआत 7 रोज़ा जंग बंदी के बाद हुई है। और अब वापस आते हैं आज के प्रोग्राम के मौजू की तरफ। गुज़श्ता एक दिहाई में पाकिस्तान भर में एड्स के मरीज़ों की तादाद और इनसे होने वाली अमवात में कई गुना इजाफा हुआ है। याद रहें कि 2019 में सिंध के शहरों रत्तो डेरो और लाड़काना से ये खबरें आई थीं कि गलत तिब्बी सरगर्मियों की वजह से इन इलाकों में एड्स के मरीज़ों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के एड्स प्रोग्राम के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2022 के पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में HIV एड्स के मरीज़ों की कुल तादाद 2,70,000 है, जबकि इससे होने वाली अमवात की तादाद 12,000 थी। जबकि साल 2010 तक कुल मरीज़ों की तादाद 75,000 और अमवात 2,000 थी। इस अरसे में आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक एड्स के मरीज़ों में सबसे ज़्यादा इजाफा पंजाब और सिंध में हुआ है, जो बिलतरतीब इजाफे का 50% और 43% है। HIV एड्स से जुड़ी तोहमात मर्ज़ में इजाफे का सबब हैं। सुनिए लाहौर से HIV वायरस में मुब्तला अहमद से, जिन पर 20 बरस की उम्र में ये हकीकत खुली कि वो HIV में मुब्तला हैं। जवानी की शोखो चंचल उम्र में उन्हें इस बीमारी का बोझ अकेले क्यों उठाना पड़ा और अब वो अपनी ज़िंदगी कैसे अपने जैसे लोगों की मदद करने में गुजार रहे हैं, समन खान की इस रिपोर्ट में जानते हैं। इस रिपोर्ट में मरीज़ का फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किया गया है। शनाख्त छुपाने का मकसद उनकी प्राइवेसी का एहतराम है। किसी से गले मिलता हूँ घर पे तो वो मुझे मोस्टली यूँ लगता था कि वो मुझसे मिलना नहीं चाह रहा। किसी बच्चे को पकड़ रहा हूँ तो वो मेरे से दूर की जा रही है। जब मैं उनका बिहेवियर ये कंटिन्यूसली नोट करता हूँ और जब मैं अपने भाई के ये कमेंट्स देखता हूँ कि तुमने अंदर अपने गन पाला हुआ है, जो चीज़ लेके चल रहे हो, उस चीज़ पे फिर वो मुझे इतना तकलीफ दे देती है कि मैं अपने आप को यही से डिसाइड करता हूँ कि मैं अब इधर नहीं रहूँगा। मेरा नाम अहमद है और HIV एड्स से जो मेरा ताल्लुक है वो 3 साल पुराना है। 2020 में मुझे ये बीमारी जो उनसे वो डायग्नोज होती है। बेसिकली मेरी जो वालदा थी उनको मैंने ब्लड देना था। ब्लड का टेस्ट आने के बाद मुझे ये बता दिया जाता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं, लेकिन स्टिल HIV में डिक्लेयर तो हो जाता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं है कि ये बीमारी चल क्या चीज़ है। तो उस पर मैंने सर्चिंग स्टार्ट की। जब उस पर एड्स का वर्ड आया तो उस टाइम मेरी कदमों तले मेरी ज़मीन निकल गई कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। और इस तरह का तो मेरा कोई बिहेवियर भी नहीं रह चुका पास्ट में। रोता भी अकेला ही बैठ के, क्योंकि मोस्टली बीमारी किसी से डिस्कस करते हैं तो आपकी बीमारी आधी वैसे ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये एक बीमारी ऐसी है कि अगर आप किसी से शेयर करते हैं आपको पलट के जो सा उससे बिहेवियर से आप आधे ख़त्म हो जाते हैं। स्ट्रेस ले लेके मैंने अपनी जॉब से भी स्किप कर दिया। अपने जो मेरी सोशली एक्टिविटीज़ थी, फ्रेंड्स की गैदरिंग थी, डिनर करना, आउटिंग, जिम, सारा कुछ उस पर कट ऑफ करके मैंने अपनी दुनिया के लहदा से अपने कोने में अपने आप को एक लहदा से कर दिया। लेकिन डेफिनेटली जब आप टेंशन में होते हैं आपका वेट भी लूज होता है। फैमिली भी मेरे से क्वेश्चन करती है कि तुम्हें लाइक कोई प्रॉब्लम है, तुम वीक होते जा रहे हो, ना खाते हो ना पीते हो।
लेकिन उनको मैं यही शो करता हूँ कि नहीं मैं नॉर्मल, मुझे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दम दरूद दरबारों पे किसी ने कहा कि जाके आप ये चादरें चढ़ाएं, ये बांटें, ऐसे करें वैसे करें, तो हर काम करना स्टार्ट किया। जब उससे भी थक गया, कोई नहीं मिला, फिर पीरी फकीरी हकीम ही मैंने इलाज कराना स्टार्ट कर दिए और उस पर भी मुझे पर्सन मिला, उसने मुझे ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे उससे भी कोई मतलब जब मैंने अपने रिपोर्ट्स करवाई तो वो बीमारी कम नहीं हुई, बढ़ती गई मेरे, क्योंकि वो काम ही नहीं करी थी मेडिसिन। देन मेरे पास कोई रास्ता नहीं, जब मैं अपना हर हरबा आजमा लेता हूँ तो फिर मेरे पास आखिरी हल पड़ता है कि अब जो इसका इलाज है ना, जिस तरह से चल रही है दुनिया, जितने भी लोग हैं, तो मेरे पास अब वही है सोल्यूशन। देन मैं फिर सर्चिंग वगैरह करके जावेड्स के ऑफिस में पहुंचता हूँ, तो जैसे मैं अपना ट्रीटमेंट करवाता हूँ। मेडिसिन जब खाना शुरू कर दी, थोड़ी सी मेरी नॉर्मल लाइफ होना स्टार्ट हुई और मैंने अपनी जॉब पे दोबारा मूव करना स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन मार्क वही था कि फैमिली को मैंने अभी तक नहीं बताया होता इस बारे में। शादी का एक मेरा फेज आता है जिसपे मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा। डेफिनेटली फैमिली तो कोई नहीं इस चीज़ का आइडिया कि इसको है या नहीं है, उनके सामने तो मैं नॉर्मल ही हूँ। उनको मना करते करते एक ऐसा फेज आ जाता है कि जहाँ पे मुझे अब मेरे लिए बताना बहुत ज़रूरी बन चुकी है बात। मैं अपनी सिस्टर को बताता हूँ और यही ट्रस्ट रख के कि वो आगे ब्रेक नहीं होगी बात, लेकिन ये है कि वो मेरी बात आगे निकल जाती है। उनका बिहेवियर लाइक मेरे से नफरत का बिहेवियर मेरे सामने है और वो मेरे लिए बड़ी एक शॉकिंग चीज़ थी कि मैं 1.5 साल सिर्फ ये देखता कि उनको मैं टेंशन दूंगा बता के, तो मुझे उनको रियल टाइम बता के वो बिल्कुल ऑपोजिट मुझे रिजल्ट मिलता है कि वो मुझसे नफरत करते। इससे पहले सिनेरियो में मुझे बीमारी ने कोई तंग नहीं किया, कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मुझे बिहेवियर से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई ना, उस टाइम से फिर मुझे बीमारी से भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि नहीं ये बीमारी तो चलो जो भी है, इसके साथ जो बहुत बड़ा स्टिग्मा या जो इसके साथ नफरत जुड़ी हुई है ना, वो मुझे really तकलीफ है। देन मैं अपने हॉस्टल में चला जाता हूँ बिना बताए अपने घर वालों को और वहाँ जाके रहना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन वो वालदा तो वालदा ही होती हैं, वो तो नहीं रह सकती। तो लेकिन ये था कि मेरी वालदा ने पता नहीं कैसे फाइंड किया, मेरे दोस्तों से पूछा, डेफिनेटली माँ है वो भी नहीं रह पाती, तो फिर मैं डिसाइड करा तो चले मैं अम्मी के साथ में रहता हूँ। जो मेरी कज़न थी जिसके साथ मेरी शादी होनी थी, उनको फिर मैंने इस बीमारी के बारे में एतमाद में लिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी थी और उसने इस पर डॉक्टर से मालूमात ली और उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप आगे पास नहीं कर सकते, या इवन आप इस पर अपनी एक जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो अच्छे से गुजार सकते हैं। जो आपके आने वाले आगे बच्चे हैं उनमें भी ये बीमारी आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। तो उसके अकॉर्डिंग उसने यही फैसला किया कि मैं शादी करूँगी इसके साथ, और फिर मेरी शादी होगी और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने एक ऐसे इदारे को ज्वाइन किया जो इसके HIV/AIDS पे काम कर रहा है। डॉक्टर भी डेली बेसिस पे मेरे साथ ऐसे लोगों को लिंक करवाते हैं जो अपने एहसासात, अपनी बात किसी से डिस्कस नहीं करते, इतना बिलीव नहीं करते एक नेगेटिव लोगों के साथ जो मेरे जैसे लोगों के साथ करते हैं। शनाख्त छुपाने की वजह मजबूरी लोगों की बन जाती है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस पर खुल के बात करूँ, लेकिन जो बिहेवियर होते हैं ना लोगों के, वो आपको रोक देते हैं। मेरा रिश्ता मेरे डिफरेंट लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरी सिस्टर्स हैं, आगे से उनकी फैमिलीज हैं और उनको पता चलता है कि ये इनके फैमिली में किसी की प्रॉब्लम है, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती हैं कि भी आपके घर में ये मसला तो आप लोगों को भी होता है। इनके क्या अब तक उनको आने से मना कर दें। जितने भी मेरी तरह के दूसरे लोग हैं ना, वो फिर खुद मजबूर हो जाते हैं कि इसको बता नहीं पाते। HIV/AIDS का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ख़वातीन और मर्द सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर्स को इस मर्ज़ में इजाफे की बड़ी वजूहात समझा जाता है। इसी स्टिग्मा को कम करने के लिए सूबा पंजाब में ख्वाजा सरा सोसाइटी भी सरगर्म अमल है, जो अपनी बरादरी को न सिर्फ इस बीमारी के बारे में आगाही दे रही है बल्कि महफूज जिनसी ताल्लुकात पर भी आमादा कर रही है। लाहौर से समन खान ने एक ऐसी ही ट्रांस सेक्स वर्कर से बात की है जिसे इस मर्ज ने घेरा और उसने अपने काम के अंदाज में तब्दीली लाना बेहतर समझा। कुछ साल पहले मैं ऑफिस में गई NGO में, वहाँ पे HIV/AIDS के टेस्ट होते थे, तो वहाँ पे मैंने टेस्ट करवाया अपना, तो मुझे पता लगा मैं पॉजिटिव हूँ। मैं नहीं जानती, अल्लाह जानता है। मुझे तो इतना पता है कि मैंने अनसेफ सेक्स करने में इस्तेमाल नहीं किए, इस्तेमाल शुदा रेज़र इस्तेमाल किए हैं। इसी में से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं आज इस बीमारी में मुब्तला हूँ। वो ट्रांसजेंडर पीपल जो कि अपने खुद से HIV टेस्ट करवाना चाहते हैं, हम उनके HIV टेस्ट करते हैं। तो अगर हम ये वाली तादाद को देखें कि वो तबका जिन्होंने हमसे सर्विसेज ली है वो है 40,000 ख्वाजा सरा लोग। IBBS एक ऐसा सर्विलेंस है जिसे इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल बिहेवियरल सर्विलेंस कहते हैं। उस सर्विलेंस के ज़रिए ट्रांसजेंडर के अंदर 7.1 HIV प्रेवलेंस पाई जाती है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में सारे तो नहीं हाई रिस्क पे ना, कुछ स्पेसिफिक तबका अपने रवैयों की वजह से हाई रिस्क पे है। हम उनको मैप आउट करते हैं और उनको मैप आउट करके उनको हमारी कम्युनिटी के ज़रिए, जो कि हमने आउटरीच वर्कर्स का एक सपोर्ट सिस्टम बनाया, आउटरीच वर्कर्स हमने ऑनबोर्ड किए हैं जो कि कम्युनिटी से ही हैं,
वो कम्युनिटी में जाके उनके रवैयों पे तब्दीली पे काम करते हैं, जिनको हम बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन काउंसलिंग कहते हैं। प्रॉपर उनके घरों में जाते हैं, उनके डेरों पर जाते हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वहाँ पे जाके हम अवेयरनेस देते हैं और काफ़ी लोग को अवेयरनेस है भी कि मतलब एक टाइम पे वो ऐसे कुछ उनके कस्टमर्स कह लें कि वो जाके उनको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं कि हम मतलब प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करेंगे, तो वो लोग मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करना तो हम नहीं मिल सकते, क्योंकि अब हर बंदे का वो टेस्ट तो करवाने से रहे कि पहले टेस्ट करवाएं फिर मिलें, तो इसलिए हम उनको जाके मतलब कि कॉन्डम देते हैं ताकि वो यूज़ करें तो उनको कोई बीमारी ना लगे। तो इस पे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप जी सेक्स को बढ़ावा देते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सेक्स करते हैं लोग, हमारे कहने से किसी ने मना तो होना नहीं, तो उस लिहाज से करें कि वो खुद भी सेव हों और दूसरे भी सेव हों, उनके पार्टनर भी। पहले तो मैंने सेक्स करना ही छोड़ दिया कि इसकी वजह से मैं इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गई। अब भी ये है कि अगर किसी को मिलूँ भी तो मैं सेफ सेक्स करती हूँ, मैं कंडोम इस्तेमाल करती हूँ, उसके अलावा अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। कि ज़ाहिर बात है कि मुझे इतना बड़ा झटका लगा था कि मैं टूट गई थी, मेरी ज़िंदगी समझने के ना ख़त्म ही हो गई थी। इस टाइम मैं इशारे पे यही कर रही हूँ कि मैं सेक्स को मैंने बहुत कम किया हुआ है, तो अपने अखराजात पूरे करने के लिए, अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए मैं अब इशारे पे आती हूँ, मैं मांग लेती हूँ, मांग कर अपने गुजारा करती हूँ, अपना घर का खर्चा, अपने किराए बिल चला रही हूँ, अपने ख़र्चे पूरे कर रही हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है कि वो डिपेंडेंट है सेक्स वर्क के ऊपर, हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हम उनको सोशो इकनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ लेके आ रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, उनकी स्किल बिल्डिंग कर रहे हैं, एजुकेशन की तरफ लेके आ रहे हैं और साथ साथ उनको लिंक्ड कर रहे हैं मुख्तलिफ नौकरियों के साथ। और बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिस पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है नौकरियाँ कर रही है और सेक्स वर्क से बाहर आ गई है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उस पर आपने ये रिपोर्ट देखी। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक सूबा पंजाब में HIV पॉजिटिव रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 21,000 के लगभग है, लेकिन उनके मुताबिक ये वो तादाद है जो उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत सामने आई, जबकि इस मर्ज़ को छुपाने वालों की तादाद इससे कई गुना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि HIV एड्स का इलाज मुमकिन होने के बावजूद लोग अब भी इस पर बात करने से कतराते हैं। लोग कहते हैं जी एड्स बढ़ गई है, जी एड्स बड़ी फैल गई है, जी एड्स कंट्रोल नहीं हो रही। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, गलत कंसेप्ट है। पहले स्क्रीनिंग होती थी एक मोहल्ले की, उसमें से एक केस निकलता था। जब पूरे शहर की स्क्रीनिंग होगी तो 10 निकलेंगे, जब 4, 5, 6 ज़िलों की स्क्रीनिंग होगी तो ज़्यादा पेशेंट निकल आएंगे। जो कंसेप्ट है ना कि सेक्शुअली एक्ट से फैलती है, वो गलत है। फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, बहुत कम रेशो है इसमें HIV की, और जो मेल सेक्स वर्कर हैं उनमें थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद फिर ट्रांसजेंडर्स में आती है, फिर IV ड्रग में तो बहुत ज़्यादा है ना, मोर देन 50% जो है ना वो IV ड्रग यूज़र्स के अंदर आ जाती है। ये है पॉकेट्स जहाँ पे हम पहुँचते हैं, हमारा वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं होता। वो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते मेंटली तौर पे, ना वो अपना एड्रेस देते हैं, ना अपना सही नाम बताते हैं, ना वो हमसे ताउन करते हैं। हमने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई जिनको हम CBOs कहते हैं, उनको हम अपने पेरोल पे लेके आए हैं, और कुछ पेरोल पे हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम की पेरोल पे। ये लोग उसी इलाके से हम भर्ती करते हैं, ये उसी इलाके में फिरते रहते हैं, वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो हमारे सेंटर पे लेके आते हैं। हम सेंटर पे आके उनके टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद अगर कोई पॉजिटिव निकल आए तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उसके वो गायब हो जाता है। फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, उससे हम कहते हैं लॉस टू फॉलो अप डिपार्टमेंट। हम फिर उन्हें फ़ोन करते हैं, हम उन्हें लोकेट करते हैं, हम उन्हें कन्विंस करते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि आप एक दफ़ा आएँ तो सही, इलाज करवाएं। हर DHQ में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हमारा एक एड्स का सेंटर है। 45 सेंटर 36 ज़िलों में हैं पंजाब के, जबकि सिंध में 10 सेंटर हैं, KPK में 10 सेंटर हैं, आज़ाद कश्मीर में शायद 1 सेंटर है। हर सेंटर पे हमारे पास डॉक्टर होते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि इस पे पेशेंट जो है ना, जो भी पेशेंट हमारे पास आता है उसका साइकोलॉजिकल अपसेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। स्टिग्मा बहुत बड़ा है इस बीमारी का। हमारी सोसाइटी का जो एटीट्यूड है टुवर्ड द पेशेंट वो बड़ा खौफनाक है। एड्स काबिल इलाज है, रेगुलर फॉलोअप हो, रेगुलर मेडिसिन लें। मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, हमें ग्लोबल फंड वाले मेडिसिन देते हैं। टेस्ट PCR जो है 20-25 हज़ार रुपये का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हर 3 माह के बाद हम टेस्ट करते हैं, हर महीने के बाद हम उनको मेडिसिन देते हैं। हमने पिछले 6 सालों में तकरीबन 2.4 मिलियन पीपल की स्क्रीनिंग की है। ये हमारे पास जो इस वक्त पेशेंट जो पॉजिटिवली ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, जो हर महीने हमारे सेंटर में रिपोर्ट करते हैं, वो तकरीबन है 21,000 या 22,000। अपने जो सेंटर है उनका नाम रखा हुआ है स्पेशल क्लिनिक, ये नहीं लिखा हुआ कि एड्स क्लिनिक है, तो लोग देख के भाग जाएंगे। स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए
हमें सोशल मीडिया को यूज़ करना है, हमें टिकटॉकर्स को यूज़ करना है, हमें मैसिव कैंपेन चलानी है मीडिया की। इस मामले में सबसे बड़ा मसला स्टिग्मा है और गलत जो रवैये और सोच है उससे लड़ना है। HIV के मर्ज़ से सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी मुतासिर होते हैं, जिनके अपने मुस्तकबिल संवारने के लिए भी कई ख्वाब होते हैं। ऐसी ही एक कहानी कराची की रिहायशी जिया की है, जो इस वक्त 17 बरस की उम्र को हैं, लेकिन बचपन से ही लेकर अब तक इस बीमारी से जहाँ वो बहुत हिम्मत से लड़ रही हैं, वहीं समाजी रवैयों के सबब उन्हें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तलखियों का भी सामना करना पड़ा है। जिया का असल नाम कुछ और है, हम उनकी प्राइवेसी के एहतराम में यहाँ फर्जी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए सिद्रा डार की। क्योंकि मुझे जब पता चला कि ये जब HIV की दवाइयाँ नहीं पहले नहीं थी, अगर मैं अल्लाह ना कर मुझे पहले होती तो मैं मर चुकी होती, अब तक मैं ज़िंदा नहीं होती अगर दवाइयाँ नहीं होती। अल्लाह का शुक्र मुझे अभी जाके लगी है कि दवाइयाँ भी हैं, इनकी दवाइयाँ मुझे चल रही हैं, ठीक हूँ मैं अब। अगर मैं सोचती हूँ दवाइयाँ नहीं होती तो मेरा क्या होता। 3 महीने की थी, मुझे ये थैलेसीमिया हुआ था, तो मैं पहले गांव में लगवाती थी ब्लड। मैंने गांव में एक दफ़ा लगवाया था, उसकी वजह से मुझे नहीं हुआ। यहाँ पे मैं 3 महीने के बाद आती, 3 महीने की दवाई मुझे दी जाती है। 3 महीने के बाद आती हूँ, फिर कार्ड देती हूँ, कार्ड दे के फिर टेस्ट करवाती हूँ। टेस्ट जो बोलते हैं मुझे देने के लिए करवाने के लिए वो करवाती हूँ, और फिर आके दवाई लेते दवाई लेके मैं चल जाती हूँ। एक HIV का मरीज़ वो तो बिल्कुल आम है, ज़िंदगी की तरह, आम आदमी की तरह है। वो जैसे आम ज़िंदगी है वैसे ही उठता है, खाता है, बैठता है, पीता है, वैसे ही ज़िंदगी जीता है जैसे आम आदमी ज़िंदगी जीता है। हम भी HIV लोग वैसे ही ज़िंदगी जी रहे, बहुत अच्छी ज़िंदगी हमारी जी रहे। मेरी एक दोस्त थी, मेरे गली में रहती है, अपनी बहन को मुझे हाथ नहीं लगाने देती थी। तो वो बोलती थी कि मेरी बहन को हाथ नहीं लगो, तुम्हारी बीमारी मेरी बहन को लग जाएगी, ये हो जाएगा। वो बोलते थे तुम हमारे साथ हमारे घर में खेलने भी नहीं आया करो। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। स्कूल में वो जाते थे दाखिला कराने, तो वो बोलते थे इसको ये है कि बाकी को भी लग जाएगी, तो हम इसको नहीं दाखिल कर रहे। एक जगह करवाया था तो उन्होंने बोला इसको अगर चोट वोट लग गई, कुछ हो गया, बाकी लोगों को मतलब ब्लड वगैरह लग गया, बाकी लोगों को भी हो सकता, तो वहाँ से भी फिर छोड़ दिया। अगर लोगों को इस बीमारी का पता हो तो वो लोगों का साथ बुरा सलूक ना करें। उनको पता नहीं है इस बीमारी का, हम किस बीमारी से गुजर रहे हैं, हमारे साथ क्या बीत रही है। जब भी कब बहुत हर्ट होना तो मैं बोलती हूँ अल्लाह में कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, आपने मुझे दुनिया में भेजा क्यों। अल्लाह में बोलते तुम ज़िंदगी में जीने आई हो, जियो अपनी ज़िंदगी से। लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे, तो अपनी ज़िंदगी से जियो जैसे जी रही हो। मैंने तो ये ज़िंदगी दी तो कुछ मकसद के लिए दी होगी। तुम अपनी ज़िंदगी खुशहाल से जियो, लोगों को छोड़ दो, वो बातें करने के लिए आए हैं दुनिया में, बातें करते रहेंगे। जियो डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बस गरीबों का इलाज करूँगी। सभी मैं देख रही हूँ ना मेरे साथ जैसा हो रहा है कि बाकी लोगों के साथ ऐसा हो। और अब आगे बढ़ते हैं, सिंध की ही बात करते हैं। सिंध के महकमा सेहत में कम्युनिकेबल डिजीज़ या वबाई अमराज के इदारे के HIV एड्स के शोबे के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सिकंदर मेमन का कहना है कि इस वक्त सिंध के महकमा सेहत के साथ 20,300 से ज़ायद HIV पॉजिटिव अफराद रजिस्टर्ड हैं। इनमें से निस्फ कराची में और बाकी सिंध में हैं। डॉक्टर मेमन के मुताबिक सिंध में HIV के मरीज़ों में बड़ी तादाद ऐसे अफराद की है जो मंशियात इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए सिरिंजेस का इस्तेमाल करते हैं। की पॉपुलेशन में जो मेजर फैक्टर है वो है इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स का। इंजेक्शन ड्रग्स यूज़र्स इसमें बहुत ज़्यादा है, बड़ी तादाद में। और फिर जो सेक्स वर्कर हैं, ट्रांसजेंडर है, मेल फीमेल सेक्स वर्कर और MSM है। MSM भी होते हैं जो सेक्स वर्कर तो नहीं होते लेकिन सेक्सुअल बिहेवियर उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए इस पॉपुलेशन से मेजॉरिटी में, बाकी जनरल पॉपुलेशन में तो जिन्होंने ब्लड चढ़ाया है, जिसने बार बार ट्रांसफ्यूजन लिया है, थैलेसीमिया का मरीज़ है, डायलिसिस का मरीज़ है, किसी ने ऑपरेशन में ब्लड चढ़ाया है, किसी ने बाहर मुल्क किया है, उसका सेक्सुअल बिहेवियर वहाँ ठीक नहीं रहा
और यहाँ आके बीमार या वहाँ बीमार होकर यहाँ आया, वहाँ टेस्ट में ये पॉजिटिव आया है, उसने ट्रांसमिट किया अपनी वाइफ को, वाइफ ने बच्चे को। इस तरह की जनरल पॉपुलेशन में भी केसेस हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। डॉक्टर मेमन से हमारी कराची में साथी सिद्रा डार ने बात की थी और अब इस वक्त स्काइप पर सिद्रा डार हमें ज्वाइन कर रही हैं कराची से ही। सिद्रा, आपने डॉक्टर मेमन से बात की HIV एड्स की सूरत हाल पर, और आपने सन 2019 में लाड़काना और रत्तो डेरों में जो केसेस सामने आए थे उनको भी कवर किया, और उसके बाद भी इस मामले को, इस स्टोरी को कवर करती रही। ऐसी स्टोरीज़ जब ये आई और वहाँ सैकड़ों केसेस हुए, तो उस वक्त से लेकर अब तक आपने ख़ास तौर पर रत्तो डेरो और लाड़काना में और महकमा सिंध में क्या तब्दीली देखी? कैसे उन्होंने इस बीमारी के ख़िलाफ़ और इस चैलेंज के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू किया? महकमा सेहत सिंध का तो ये कहना है कि उन्हें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्वैक्स का है, क्योंकि जो सिंध है वहाँ पर आबादियाँ काफ़ी स्कैटर्ड हैं और हर जगह पर एक MBBS डॉक्टर तो नहीं होता, तो वो ये कहते हैं कि वहाँ अताई इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। अब जिस तरह डॉक्टर मेमन बात कर रहे थे, तो ये जो आबादी जो टोटल नंबर्स हैं, इसमें इस वक्त अगर बच्चों की बात की जाए कि जो जनरल पॉपुलेशन में से हैं वो तकरीबन 2470 हैं। इसमें सबसे बड़ी तादाद तो रत्तो डेरो की ही है, जहाँ पर इस वक्त तकरीबन 1380 के करीब रत्तो डेरो में है, 508 लाड़काना में है, फिर उसके बाद जो तीसरा बड़ा नंबर है वो कराची में 350 का है। लेकिन जिस तरीके से इनको हो रहा है वायरस, और किस तरीके से 2019 में जो 18,500 तादाद थी और अब जो 21,000 तक जा पहुंची है, उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या इकदामात हो रहे हैं, सिंध हेल्थ केयर कमीशन किस तरह काम कर रहा है, उस पर डॉक्टर सिकंदर मेमन का कुछ यूं कहना था। लेकिन 2019 के आउटब्रेक के बाद सिंध हेल्थ केयर कमीशन बाकायदा तौर पर सिंध के अंदर एक्टिव है और पर्टिकुलरली लाड़काना डिवीज़न में बहुत एक्टिव है। उन्होंने उस ज़माने में 270 क्वैक्स के क्लिनिक्स थे जो बंद किए थे और उन पे पेनल्टीज़ लगाई थी और कई को सील कर दिया था। लेकिन फिर लोगों ने अपनी इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी इस तरह नहीं है कि खामखा सब क्लिनिक बंद ही कर दे। उनकी एक क्राइटेरिया जो उसको मीट करेगा कि उसमें क्वालिफाइड डॉक्टर बैठा हो और उसकी इस तरह की सफाई हो, इस क्वालिटी की दवाई हो, तो फिर वो खोलने की इजाज़त देते हैं। तो सिद्रा, आपने क्या देखा? जैसे डॉक्टर मेमन ने कहा, क्या ये प्रैक्टिसेस वहाँ रोकी गई हैं? क्या सख्ती से इस पर अमल दरामद हो रहा है? कुछ जगहों से अभी भी शिकायत आ रही हैं, क्योंकि ये बात तो सच है कि जो वहाँ पे लोग हैं उनमें अब आगाही तो आ गई है कि HIV के हवाले से जो इतना बड़ा आउटब्रेक आया था, अगर उनके बच्चों में कोई इस तरह के अलामात है तो वो फौरन स्क्रीनिंग करवाएंगे। लेकिन जो मास स्क्रीनिंग है वो अभी भी उस तरह से नहीं हो रही। गो कि गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि वो करवा रही है, लेकिन अभी भी लोग जो हैं गुर्बत की वजह से या अस्पताल दूर होने की वजह से, रसाई ना होने की वजह से वही अभी तक अताइयों के पास जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तकरीबन 2 लाख के करीब सिंध के अंदर ऐसे अताई हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। राइट, बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने ये स्टोरीज हमारे लिए कवर की और हमें आज ज्वाइन किया हमारे शो में। थैंक यू। और इसी पर ख़त्म होता है वक्त आज के व्यू 360 का। अपना ख्याल रखिए और पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और X और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।